Hello everyone and welcome back to my channel Easy Biology with भावना। मैं हूँ आपकी मेंटोर भावना शर्मा। आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ विच इज रेस्पिरेशन। कहने को तो ये काफी आसान टॉपिक है बट फिर भी काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज उनकी एक एक कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज आपका जो चैप्टर है वो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास मैंने डिजाइन किया हुआ है। एंड जैसे कि अभी सबको पता चल चुका है दैट आज स्टेट ने अपने एग्जाम मंथ को सिलेक्ट कर लिया है विच इज जुलाई। सो इसके आसपास अभी दोबारा से पोर्टल खुलेगा 2 दिन के लिए, तो उसमें आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम एक एक करके वन बाय वन चैप्टर्स को टिक मार्क करते जाएंगे अपने लिस्ट से, जिसमें हमें 110% हम जो जो क्वेश्चंस इन चैप्टर से रिलेटेड आएंगे उनको हम श्योरिटी के साथ सही कर सके। और रही बात बोर्ड एग्जाम्स की या 10th क्लास के स्टूडेंट्स की, तो बिलीव मी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर विच इज रेस्पिरेशन। वैसे इसके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है। ये डायलॉग लिखने का या फिर ये कह लो कि इस स्लाइड के अंदर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों रखा, रेस्पिरेशन में इसका क्या रोल होगा, तो आज हम इन चीजों को देखेंगे, है ना। और रही बात इसके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है इज दैट जब रेस्पिरेशन ही नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा, और अगर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम चल कैसे सकते हैं, हम बोल कैसे सकते हैं, इवन कुछ कर भी कैसे सकते हैं। इसीलिए इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। ओके, बेसिक हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, वेट अ सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट नहीं होता है। डोंट कंफ्यूज इट विद ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर फूड। जो हम फूड खाते हैं उसके बाद जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो जो प्रोसेस है आपका, वो क्या है आपका रेस्पिरेशन। It involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste products like carbon dioxide, water from the body. अभी बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो चुकी है। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन को तो लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करती है, इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में, लेकिन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट आपकी रेस्पिरेशन नहीं होती है। इस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाती है। वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से हम एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्निंग द फूड। ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे हमारे विच इज मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू एक्सहेल। ओके, यहां तक आपको आई होप आपको बात क्लियर होगी। अगर आपको पता हो दैट अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जितनी भी मैंने अभी आपको बात बताई, अगर हम इसको एक छोटे सिंपल से रिएक्शन में लिख दें, एक सिंप्लीफाइड वे में लिख दें जिससे हमें याद भी हो जाए, है ना, कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है और इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम क्या लेते हैं, हमारा फूड। फूड होता है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो फूड आगे चल के क्या होता है, बर्न होता है। बर्न इन द सेंस कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है या फिर उसको ऑक्सीडाइज करती है, किसके लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या हो जाएगा आपका वाटर, जो कि किस फॉर्म में होगा आपका, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। अब सबसे मेजर पॉइंट कि ये रिएक्शन होती तो है बट ये एग्जैक्टली होती कहाँ पे है। ये जो रेस्पिरेशन जो आपकी ये प्रोसेस है ये आपके सेल के अंदर होती है, और सेल के अंदर भी, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर प्लेस बताऊं दैट कहाँ पे होती है आपकी, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल बॉडी, और वो कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, माइटोकॉन्ड्रिया।
Okay, so it is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organism alive. बात तो सही है भाई। यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फूड से और ऑक्सीजन को हम आपस में मतलब जो भी उनका जो रिएक्शन है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये उससे क्या हो रहा है, आपका फूड से एनर्जी बन रहा है। और ये जो एनर्जी बन रही है हमारे फर्दर लाइफ के प्रोसेसेस से या फिर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को वर्क करने में ये हेल्प कर रही है। फिर भले ही वो आपकी मेटाबॉलिक हो या फिर आपकी फिजिकल हो। ठीक है, तो एक तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, तो हम आगे अपनी लाइफ को फर्दर कैरी ऑन करते जा रहे हैं। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इंक्लूड होता है रेस्पिरेशन में कि इसके प्रोसेस में, ताकि हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जा सके। लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बिल्कुल ही अलग है, और ये मैं आपको भी समझाऊंगी मेरी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सो एक एक करके पॉइंट्स को समझते जाते हैं। So it includes breathing as well as oxidation of food in the cells of the organism to release energy। मतलब क्या है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है लेकिन इसके अंदर ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और वो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन वही ब्रीदिंग क्या बोलता है, दैट इट इज द मैकेनिज्म by which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide। तो ये बेसिकली क्या एक मैकेनिज्म है जिससे क्या करता है, इंसान ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। वही हम बात करें रेस्पिरेशन की, देन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है आपका, बायोकेमिकल। बायो क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, और केमिकल क्यों, क्योंकि ये आपकी केमिकल रिएक्शन है एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बायोकेमिकल रिएक्ट प्रोसेस। आगे आपका जो ब्रीदिंग है, इट इज टोटली फिजिकल प्रोसेस। ये एक तरीके से क्या है आपका फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई आपकी रिएक्शंस नहीं हो रही है। सो आप सांस अंदर ले रहे हो, उसके बाद आप बाहर छोड़ रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स लंग्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1 मार्क में, दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ होती है, सेल के अंदर, सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहां से आप समझ जाना कि ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। अब वही बात करें हम लोग लंग्स की, सो लंग्स में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली लंग्स। सो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। वहीं रेस्पिरेशन में लंग्स की तो होती ही होती है, बट साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे मेजर रोल प्ले करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दैट रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में कैसे रिलेट करते हैं, और आप किस तरीके से रेस्पिरेशन को और आसान तरीके से समझ सकते हो। ओके, सो आपसे अगर बताया जाए दैट रेस्पिरेशन इज टोटली अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अगर आपकी जो फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन याद है, तो आपको रेस्पिरेशन की जरूर याद हो जाएगी, और अगर आपको रेस्पिरेशन की है तो आपको फोटोसिंथेसिस की हो जाएगी। बात तो एक ही है, तो एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है एग्जैक्टली, वहां पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 1 मिनट के लिए मैं बैलेंसिंग छोड़ दूं, तो जो मेजर एसेंशियल आपके एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या होता है यहाँ पे आपका, थोड़ा सोचो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या होता है आपका, वाटर will gives in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, और मिलके क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल गिव्स यू फूड
जो कि क्या है आपकी ग्लूकोज, या मैं स्लैश डाल करके यहाँ पे क्या लिख दूं, फूड, और साथ में क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन। अब जो आपकी रेस्पिरेशन है, अभी मैंने आपको बताया दैट ऑक्सीजन प्लस फूड मिलकर के क्या बनते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O और एनर्जी। आई अब आपको बात समझ में? सो यहाँ पे ये रिलेशनशिप है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, कि फोटोसिंथेसिस इज टोटली अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दैट जो हमारी एनर्जी है इसका रोल एग्जैक्टली है क्या। अब हम एनर्जी एनर्जी तो कर रहे हैं, बट ये एनर्जी होती किस फॉर्म में है, तो इस बारे में हम लोग अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो हमने ये चीज देखी दैट एनर्जी जो स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में होती है, एक एटीपी के मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, कहाँ पे, सेल्स के अंदर। सो एटीपी एटीपी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट अगर इसका किसी को फुल फॉर्म पता हो तो प्लीज कमेंट करना, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सो एटीपी इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट। तो एटीपी क्या है आपका, आपकी एनर्जी करेंसी। हम इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज है, यूएस में डॉलर है, तो एग्जैक्टली सेम वे में एनर्जी की भी करेंसी क्या होती है आपकी, एटीपी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म होती है एनर्जी की जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीपी। क्या बोलते हैं हम, एडीपी। सेम है स्पेलिंग, बट ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, डाई। डी फॉर डाई, डाई मीन्स टू। सो अडीनोसाइन डाई फॉस्फेट। अब देखो, नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे आपका एक अडीनोसाइन का मॉलिक्यूल होगा, और साथ में उसके साथ तीन क्या होंगे आपके, फॉस्फेट्स जुड़े हुए होंगे। कौन से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ऐसे ही एडीपी का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, दैट यहाँ पे क्या है, एडिनोसाइन मॉलिक्यूल के साथ दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स क्या है आपके, अटैच है। दैट मीन्स एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका चला गया है बाहर, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो कैसे होती है, जो कि क्या बनती है आपकी, एटीपी बनती है। लेकिन बनती कैसे है वो आपकी, वो बनती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाऊं दैट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो एडीपी प्लस में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये आई से क्या है आपका, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि किससे मिल रही है हमें, रेस्पिरेशन से, मिलके क्या बनती है हमारी, एटीपी। तो इस तरीके से हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बार बार ये नाम बोल रही हूं ताकि आपको भी आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज द फ्री मिनरल फ्रॉम फॉस्फोरस एसेंशियल फॉर लाइफ। सो बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है क्या, एक तरीके से फ्री मिनरल है, जो कि किसका है, फॉस्फोरस का। और हमारी लाइफ के लिए काफी एसेंशियल है ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एडीपी, यहाँ पे भी डाई फॉस्फेट है, मतलब दो फॉस्फेट हैं इनऑर्गेनिक के। जब हम उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, विच इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर तीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया दैट व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। जब जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इस एटीपी को ब्रेक कर देते हैं वाटर की हेल्प से।
इस एटीपी को हम ब्रेक कर देते हैं वाटर की हेल्प से और क्या बना देते हैं यहाँ पे एडीपी, प्लस में आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस में आपकी क्या होगी एनर्जी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने आप लोगों को क्या बताया है यहाँ पे। और एक बात और, ये जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई है ये आपकी बॉडी में फर्दर फंक्शंस करने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये जैसे कि सपोज मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, मैं बोल रही हूँ आप लोगों से तब भी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो इसी तरीके से हो रहा है। एटीपी को ब्रेक किया जा रहा है, एडीपी निकल रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है और साथ में क्या निकल रही है एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ और जिस एनर्जी के साथ आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, कुछ चीजें हैं जो हमें आगे फर्दर जो हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक है उसमें याद रखने में काम आएगा। जैसे कि सबसे पहली बात, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का आपका फूड, और अगर मैं न्यूट्रिएंट्स में बताऊं तो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही एज अवर मेन फूड बोलते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे एक तरीके से फूड का काम करते हैं, बट यूजुअली बुक्स में हम कार्बोहाइड्रेट ही लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है आपका फूड। अब ये फूड किससे बना है, ये ग्लूकोज किससे बना है, 6 कार्बन एटम से मिलके बना है, 6 कार्बन एटम के कंपाउंड से मिलके बना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दैट ग्लूकोज क्या है आपका C6H12O6, मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पे 6 कार्बन कहाँ है, ये रहे आपके वो 6 कार्बन। तो 6 कार्बन से मिलकर के आपका ये कंपाउंड बना है जिसका नाम क्या है ग्लूकोज। सेकेंड बात आती है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड या पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो वो रिएक्शन या वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, वो एक पायरुविक एसिड बन रहा है, या फिर हम उसको पायरुवेट भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता रही हूँ, वो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बन जाता है आपका, ऑक्सीडेट होकर के पायरुविक एसिड, या फिर हम उसको पायरुवेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका पायरुवेट है इसकी फॉर्मूला क्या होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा आपका COOH, इधर क्या आएगा आपका COOH, क्योंकि एसिड है सो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है आपका एसिडिक ग्रुप। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट मैंने आपको पॉइंट में क्या बताया दैट पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। अब मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया, फिर सॉरी ये रिएक्शन दिखाई, तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखो आप देख रहे होगे ये आपका एक कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन और ये आपका क्या है थर्ड कार्बन। सो बेसिकली जो आपका पायरुविक एसिड है या फिर पायरुवेट है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं 3, और अभी हमने क्या देखा था दैट ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं 6 कार्बन। तो 6 कार्बन से कोई मॉलिक्यूल सीधा 3 कार्बन में आ रहा है, तो या तो इसका मतलब वो हाफ हो गया, भाई 6 कार्बन का कोई कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। ऐसे समझो 6 कार्बन का कोई कंपाउंड है वो ब्रेक होकर के क्या हो रहा है 3 कार्बन के दो दो कंपाउंड में बट जाएगा, ऐसे ही होगा ना। दैट मीन्स कि जो आपका ये ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका एक पायरुवेट है प्लस ये आपका एक पायरुवेट है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या देता है आपका 2 पायरुविक एसिड देते हैं। याद रखना हमेशा इस बात को, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेट ऑफ पायरुवेट। सो पायरुवेट के टोटल कितने फेट्स होते हैं 3, टोटल कितने फेट्स होते हैं 3 फेट्स होते हैं। तो एक एक करके हम इनको भी समझेंगे अभी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ दैट जो पायरुवेट के फेट होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 3 फेट्स होते हैं। सबसे पहला क्या, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है एसिटाइल को ए एंजाइम, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड चीज क्या होता है उसमें, सेकंड आपका फेट क्या होता है कि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है आपका ईस्ट की प्रेजेंस में आपका
एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आपका इसका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और थर्ड क्या होता है, दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन के ही थ्रू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे मसल्स में, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। जब हम एक्सेसिव रनिंग कर लेते हैं या फिर हम ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। लैक्टिक एसिड क्या है आपका, ये भी क्या है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसका भी अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, CH3 COH COOH। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो टोटल 2 टाइप की हमारी रेस्पिरेशंस होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी कौन सी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है आपका, दैट, तो यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसका सबसे पहला और मेजर पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, दैट द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करके क्या करती है, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो होती है कौन सी, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। सो अगर मैं आपको इसको एक, इसका ये जो मैं आपको अभी जो रिएक्शन बताऊंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपके टॉपिक में आता है लिखने के लिए दैट, या फिर आप एचटेट के पर्पज से भी अगर इसको देख रहे हो वीडियो को, तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है आपका, मैंने आपको बार बार बताया दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल, या 1 मिनट रुको मैं इसे रब करके प्रॉपरली आपको समझाती हूँ। ओके, सो C6H12O6, C6H12O6 ये क्या है आपका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये क्या बनता है आपका, दो, 1 मिनट, ये बनता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, ये कहाँ पे होता है आपका, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद पायरुवेट से जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स हैं, ये क्या करते हैं आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, और वहां जाके कहाँ जाते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे कौन से प्रोसेस के थ्रू, क्रैब्स साइकिल के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, और किस में कन्वर्ट होता है आपका ये, 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं आपके, 38 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझने की बात है दैट एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है, और वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट क्या बना देता है आपका, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। दैट मीन्स ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होती है, वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को ये वाली बात। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशंस ये दोनों आपको याद रखनी है। और सेकंड पॉइंट, इसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखना है। तो एरोबिक में कितने अमाउंट ऑफ एटीपी आपके बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो
हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से आपका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है या फिर रेस्पिरेशन किया जाता है. So that respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. So anaerobic respiration आपके टोटल दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला वाला आपका होता है कि जो कि आपके ईस्ट के अंदर होता है, जिसको हमने क्या बोला, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका होता है वो कहाँ होता है, आपके इन मसल्स में. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और ये क्या होता है इन एनिमल्स. तो यहाँ पे जो सबसे पहला है जो कि क्या है, ईस्ट की हेल्प से या फिर ईस्ट के अंदर जो आपका होता है विच इज अ काइंड ऑफ प्लांट. ठीक है. यहाँ पे जो होता है रेस्पिरेशन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो होता कैसे है और किस तरह क्या इसकी रिएक्शन है. ठीक है. तो हमने लास्ट अपने रिएक्शन में देखा था दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, जो आपका क्या है, ग्लूकोज, जो कि क्या है आपका वन मॉलिक्यूल. ये जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहा है, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है. किस में हो रहा है, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में. अब मैंने आपको बोला यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन की एब्सेंस में. ठीक है. कहाँ पे होता है आपका ये, ईस्ट में. किस प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू. क्या बनता है यहाँ पे बनता है आपका इथेनॉल. क्या बनता है आपका, इथेनॉल. तो दो मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH, जो कि क्या है आपका इथेनॉल, साथ में दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP. तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहे हैं आपके, दो मॉलिक्यूल. और क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, इथेनॉल. कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स. सो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल दिए हैं और दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP दिए हैं. अब आपको डिफरेंस समझ में आया दैट व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज सो इम्पोर्टेंट. एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ग्लूकोज से. तो डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा. अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट टॉपिक है विच इज एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर, मसल्स के अंदर जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो भी क्या हो जाता है कई बार, एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है और बॉडी उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करते हैं. सो सब में यहाँ पे क्या होता है आपका, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वो क्या कन्वर्ट हुआ, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट. ठीक है. दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ. कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म. आई होप आपको अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए कि कहाँ पे होता है ये प्रोसेस. 3 बार बोल चुकी हूँ मैं, साइटोप्लाज्म. और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ग्लाइकोलाइसिस. सो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं. कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर. अब ये जो दो पायरुवेट है ये क्या होता है आपका, जो मसल्स हैं आपकी बॉडी की, जो मसल्स हैं वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, आपकी मसल्स के अंदर दो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. प्लस में क्या होता है आपका, इधर पे दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज
38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा था। वहीं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती हैं। पहली होती है किसमें, ईस्ट के अंदर, और दूसरी होती है हमारी मसल्स के अंदर। तो जो ईस्ट के अंदर होती है उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या देता है आपका, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपीज। वहीं मसल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है आपको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तभी आपने देखा होगा जब आप हैवीली एक्सरसाइज करते हो या फिर जिम से भी आते हो, है ना, अगले दिन आप लोगों की मसल पेन कर रही होती है। वो मसल पेन क्यों करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की आपकी मसल्स में शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वही लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में पेन प्रोड्यूस करता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो पेन होता है आपकी बॉडी के अंदर आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर हार्श एक्सरसाइज, आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। सो अब हम करेंगे इनका डिफरेंशिएट, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड होगा। इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको बताया दैट इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहे हैं तो आपका जो फूड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर नहीं बन पा रहे, दैट मीन्स पार्शियल ऑक्सीडाइज हो रहा है। Point to be noted. Okay, so the end products in anaerobic respirations may be ethanol, अगर वो प्लांट के अंदर हो रहा है, which is yeast, और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड, जो कि किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, आपके ह्यूमंस के मसल्स के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के मसल्स के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विच इज 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, विच इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंस तो भैया आपको समझ में आ ही रहा होगा कितना ज्यादा है। 30 कहाँ 38 और कहाँ 32, कोई मैच ही नहीं है। कोई मतलब लड़ भी लेना तो भी कहीं तरीके से सर्वाइवल का है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको ये सेशन अच्छा लगे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ भी आपको डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट करना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक थम्स अप भी भेजना एंड इसको कमेंट जरूर जरूर करना। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपका लेके आऊंगी, दैट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन उसके बाद आपका जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, ये टोटल आपका कंप्लीट हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, enjoy your day।